नमस्कार साथियों। आरडब्ल्यूएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए आप सभी को ज्ञात है कि हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर करवाया जा रहा है, यानी 150 प्रश्न, 150 अंक, समय 3 घंटे। बाकी जो प्रश्न है, पेपर है आपका इसी प्रकार का आने वाला है दिसंबर में। यही फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मॉडल पेपर है हमारा, ये हमारा 13वां मॉडल पेपर का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 50 प्रश्न जो है इसके कर लिए थे। पार्ट 1 की वीडियो जरूर देखिएगा, पहले जाकर वो देखें, फिर आप इस वीडियो पर आए। तो अब तक हमने 12 मॉडल पेपरों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लिया है, प्रश्नों को, और ट्रिकों के माध्यम से याद किया है। जहां एक्स्ट्रा व्याख्या की ज़रूरत होती है वहां एक्स्ट्रा व्याख्या की जाती है। उस हिसाब से सभी प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरीके से हमने याद किया है साथियों। चलिए तो साथियों, इसका भी करते हैं समापन अपन जल्दी से। जो है अपन 51वें प्रश्न पर पढ़ते हैं अपने, और करते हैं शुरुआत। बाकी आपसे बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लिया होगा। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है करंट के प्रश्न वो आपके बेल आइकन के थ्रू ही क्लियर होंगे। वो मैं आपको बताऊं कि बेल आइकन दबाने से आपको करंट अफेयर्स की हमारी शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए डाली जाती है। तो शॉर्ट्स में आपको जो है डेली मॉर्निंग में दिया जाता है ना। तो उसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर विजिट करें और देखें, अपनी तैयारी के अनुसार अपना जो है मैटर चुनें, ठीक है। सब कुछ डाला हुआ है आपके लिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अपने साथियों तक क्लास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आ जाइए मेरे दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर एक प्रश्न को हमने एक्स्ट्रा व्याख्या के साथ और ट्रिकों के माध्यम से याद किया है, ठीक है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न बना था अपना कि विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो म्यूजियम तो हमें पता चला कि उदयपुर में है साहब, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया था अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है। और कई साथियों ने जवाब भी दिया है। तो अल्बर्ट हॉल आपके प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था, आपके जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हमसे बीच बीच में जो प्रश्न दिए जाते हैं आपको, उनको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि हाँ भाई, कुछ साथी हमारे जो है उनको फ़ायदा हो रहा है, वो देख रहे हैं क्लास को पूरा। वरना अगर आप लोग के काम की नहीं है, अगर आप लोगों के काम की नहीं है, तो फिर क्या मतलब है हमारा इनको यहाँ डालने का, है ना। तो भाई पता तो चलना चाहिए कि हाँ आप लोग हैं, आप लोगों के काम आ रही है। हमारे यहाँ पर जो मेहनत की जा रही है वो आपके लिए की जा रही है, और आप का सपोर्ट हमें चाहिएगा। क्योंकि भाई हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके सब्सक्राइबर से। जैसे हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे कि हाँ भाई अब करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो देखा करिए, कमेंट कीजिए आप, और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए हमारे साथ, हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे साथियों, ठीक है। बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, हाँ, वहाँ पर हमसे डायरेक्ट सीधे बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल है, उनकी लिंक आपको दी गई है यूट्यूब चैनल के बायो में, जाकर आप देख लीजिए, ठीक है, और उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अच्छा, अपना प्रश्न था, इसका आंसर वैसे हम बता चुके हैं, आपने भी बता दिया। जो गागरा दुर्ग है, ये किस नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो ये आपके आहू नदी, आहू आहू और अपनी काली सिंध, आहू और काली सिंध नदी के जो है संगम पर गागरा दुर्ग आपका बना हुआ है, ठीक है। और अगर पूछे आपसे पहाड़ी, पहाड़ी तो पहाड़ी हो जाएगी आपकी कौन सी? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। चलिए, चलते हैं अपने प्रश्न की और 51वां प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पर। आज का अपना मॉडल पेपर यहीं से स्टार्ट होता है साथियों। चलिए, इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, और हम बढ़ते हैं अपने। मोकड़ी किसे कहते हैं? तो मोकड़ी आपके लाख की चूड़ियों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोकड़ी। लाख की चूड़ियों को कहा जाता है। लाख से जो चूड़ियाँ बनी होती है उन्हें मोकड़ी भी कहा जाता है। लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। जयपुर व जोधपुर इस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो हस्तकला है लाख से चूड़ियाँ बनाने की, तो इसके लिए आपके जयपुर और जोधपुर में ये कला प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है, मोगड़ी। तो वो कहते हैं ना कि चूड़ियाँ पहन लो, अगर दम नहीं है, हिम्मत नहीं है पढ़ने की, हिम्मत नहीं है एग्जाम पास करने के लिए, चूड़ियाँ पहन लो। तब तुम कहें, तुम्हें क्या कहना है? मोकड़ी पहन लो। चूड़ियाँ नहीं भाई, मोकड़ी पहन लो, मोकड़ी, मोकड़ी पहन लो, ठीक है। चलिए, तो पढ़ाई करो। राज्य में तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो राज्य में तुड़िया हस्तशिल्प के लिए आपका धौलपुर जिला जो है प्रसिद्ध है। तुड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तुड़िया धौलपुर, तुड़िया धौलपुर, धौलपुर का तुड़िया साहब, ठीक है। चलिए, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा का मतलब आपसे
ठीक है। तो राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या होता है? पवाड़ा जो है आपके लोक गाथा है। पवाड़ा क्या है? लोक गाथा है साहब। लोक गाथा पवाड़ा हो जाएगी। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके शाहपुरा में है। कहाँ पर है? शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चलिए नेक्स्ट है आपका 55वां प्रश्न। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना की थी आपके ये दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी ने जो है कायावेली ग्रंथ की रचना की थी साहब। चलिए नेक्स्ट आपका 56वां प्रश्न कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है आपसे। तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 5,920 किलोमीटर। अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में जाने हम, तो चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में जाने की। गुणहत्तर आपकी जो है लंबाई इधर से नापी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। पूर्व में है आपका, तो पूर्व में आपका गांव पड़ता है यहाँ पर आपका धौलपुर ज़िला है। ये आपका धौलपुर ज़िला हो गया। इधर आपका जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। इधर आपका श्री गंगानगर और यहाँ हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा हो जाएगा साहब। तो ये कितनी हो गई आपकी? धौलपुर से जैसलमेर तक आपका 869 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है ये आपकी चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, यानी श्री गंगानगर से बांसवाड़ा। ये हो जाएगी आपकी कितनी? ये हो जाएगी आपकी 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, ठीक है। और अगर इनसे अंतर पूछा जाए तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए आप कि भाई ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है उसका अंतर कितना है। तो 869 में से 826 आप माइनस कर देंगे तो आपका 43 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई साहब। अच्छा, और बात करें इसकी तो आपके जो है ये आपकी कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिप लाइन हो जाएगी। इधर इधर आपकी रेड क्लिप लाइन हो जाएगी, ये वाली, यहाँ से और यहाँ तक, बाड़मेर तक, ठीक है। रेड क्लिप लाइन आपकी यानी जो पाकिस्तान से सीमा बना रही है। इधर आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से सीमा बना रही है आपकी रेड क्लिप लाइन, ठीक है। 1070 किलोमीटर जो है इसकी वो है सीमा लंबाई, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो श्री गंगानगर का हिंदूमल कोट जो है, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से आपके बाड़मेर का बाड़मेर तक जो है ये सीमा बना रही है आपके, ठीक है। फिर आपका गुजरात आ जाता है इधर, यहाँ से आगे, तो श्री गंगानगर से बाड़मेर। उसके बाद में आपकी टोटल इसकी बात करें तो टोटल आपको बताई थी 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 1,070 किलोमीटर जो है आपके पाकिस्तान के साथ लग गई। बाकी कितनी बची? बाकी बची आपकी 4,850, 4,850 बची, ठीक है, जो कि अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। जो कि कितने जिलों कहाँ लगती है? जो आपके 5 राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है साहब। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 5 राज्य हो जाएंगे आपके पंजाब, पंजाब, दूसरा हो जाएगा आपका हरियाणा, तीसरा हो जाएगा आपका यूपी और चौथा हो जाएगा कौन सा आपका? एमपी और पांचवा हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। तो अब इनसे सीमा कितनी कितनी बनाता है? तो पंजाब से बनाता है मेरे दोस्त, पंजाब से आपके राजस्थान के 2 ज़िले और जो है पंजाब के भी 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब के आपके फौजलिका और मुक्तसर जो है 2 ज़िले, 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। इनकी जो लंबाई है वो है आपके 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर की जो सीमा पंजाब के साथ। अच्छा, हरियाणा के साथ कितना बनाता है? तो हरियाणा के साथ बनाता है 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ, तो यूपी के साथ बनाता है मेरे दोस्त 877 किलोमीटर। और एमपी के साथ बनाता है, एमपी के साथ बनाता है सबसे ज़्यादा बनाता है इसके साथ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर इसके साथ बनाता है। अब आप 4,850 में से माइनस कर लीजिए तो आपका बचेगा कितना? इन सबको माइनस करोगे तो आपका गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके राजस्थान का जो है स्थिति हम देखे हमने। तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे छोटी छोटी व्याख्या जो है आपके रिवीजन के तौर पर करवाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो उपरमाल, उपरमाल क्या है? उपरमाल क्या है? उपरमाल है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, उपरमाल का पठार, ठीक है। और ये जो है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंडा पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो शीत ऋतु में जो है पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंडा, आपके रेतीली जो धरातल है उसके वजह से जो है अधिक ठंडी हो जाती है। अगर पूछा जाए गर्मी में गर्म ऋतु में
तो पश्चिम राजस्थान में अधिक गर्मी पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर रेत की वजह से ही है। रेत जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बनास, चंबल, सीप नदियाँ किस जिले में और राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो बनास, चंबल और सीप आपके सवाई माधोपुर में जो है त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है आपका अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील में वांडी नदी का जो है पानी आता है साहब। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो नवनेरा बांध आपके दिगोद तहसील में स्थित है। दिगोद आपके कोटा जिले की दिगोद तहसील के अबड़ा गांव में कालीसिंध नदी पर स्थित है आपका दिगोद। ठीक है, तो दिगोद कहाँ है? दिगोद तहसील जो है आपकी कालीसिंध नदी पर स्थित है, कोटा जिले में। ठीक है। चलिए, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। तो माही बजाज सागर परियोजना आपके गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त उपक्रम है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हो गया। अब बात करें अपन 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को क्या? मौसम विज्ञान का दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन किस वर्ष में जो है हुआ था? तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन हुआ था आपके 2016 में। ठीक है। चलिए, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो फेल्सपार जो है राजस्थान में पहला स्थान है राजस्थान का भारत में फेल्सपार के उत्पादन में। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए आप साइंस के प्रश्नों पर। साइंस के प्रश्न यहाँ से होते शुरू। तो साइंस का प्रश्न पहला है आपका, एक इकोसिस्टम में क्या होता है? प्राथमिक उत्पादन की संख्या और प्राथमिक उपभोक्ता से कम होती है। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पहला ही। चलिए, नेक्स्ट है आपका, लोगों को स्वास्थ्य मजबूत और लंबी आयु के लिए आवश्यक रूप से लेना चाहिए। तो लोगों को स्वास्थ्य मजबूत और लंबी आयु के लिए आवश्यक रूप से आपके संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। सिंपल। चलिए, बढ़े आगे। शरीर में किस चोटग्रस्त भाग से निरंतर रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये आपके विटामिन के की कमी के कारण जो है ऐसा देखने को मिलता है आपको। रक्त का जो है जो स्राव बहना होता है वो जल्दी से नहीं रुकता है, थक्का बहुत ही लेट जमता है, तो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट को खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो पहले पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। ठीक है। तो वेबसाइट आप क्रोम खोल रहे हैं तो जो क्रोम में पहला पेज आता है आपका सर्च करने से पहले, तो वो आपका होता है होम पेज। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? हम होम पेज कहते हैं साहब। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि सर्च करते हैं वहाँ पर, तो सर्च पेज गलत हो जाएगा, होम पेज है वो। ठीक है। चलिए, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो रुधिर में जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को आपके ल्यूकेमिया रोग कहते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया रोग। ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर जब हो जाता है, यानी ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर एक ही चीज़ है, जिसमें रुधिर में जो श्वेत रक्त कणिका वाइट WBC होती है उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादक कीट के पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। और इसके लिए आपका जो है सहतूत का जो वृक्ष होता है उसकी पत्ती जो है रेशम उत्पादन के लिए जो है काम करती है, उपयोगी होती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 99वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के किन गांवों को क्रम से रजत व कांस्य पदक प्रदान किया गया था? तो ये आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न है। वैसे आपको पशु परिचर के जो एग्ज़ाम है इसमें आपको करंट में आपको बता दूं 2024 का ही पढ़ना है आपको। 2024 का जनवरी से लेकर आप जो है अक्टूबर नवंबर तक आप पढ़ लीजिए, अक्टूबर या नवंबर तक पढ़ लीजिए। ठीक है। करंट, ये तो पुराना करंट है तो ये नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीनल गांव चित्तौड़ और नौरंगाबाद अलवर को जो है रजत और कांस्य पदक प्रदान किया गया था। ठीक है। चलिए, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आपके भानु भारती उदयपुर के को। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस आपके 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 4 दिसंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो
यानी कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने से 10 दिन बाद ही आपको कौन सा दिवस मनाना है? ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाना है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना कि एग्जाम से 10 दिन बाद आपको कौन सा दिवस मनाना है? ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाना है। ठीक है, यानी कि 14 दिसंबर को। चलिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो जल जन अभियान का उद्घाटन आपके राजस्थान में जो है पीएम मोदी ने किया है साहब। वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका विलास जानबे को। किसको? विलास जानबे को दिया गया था साहब। अच्छा, राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र प्रसाद को। राजस्थान 16वीं विधानसभा के पदाधिकारी राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्छ वासुदेव देवनानी, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विपक्ष का नेता टीकाराम जूली और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचिव सुधांशु पंत। बात करें महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा और हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं MM श्रीवास्तव जी। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से याद रखना। अच्छा, राज्यपाल आप सभी को पता है चेंज हो चुके हैं। राज्यपाल आपके राज्यपाल कौन है अभी? हरिभाऊ बागड़े जी, बागड़े 45वें राज्यपाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 105वां आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान का विकृति पलकति प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आपके डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्नों की ओर, यानी कि 45 प्रश्न 45 अंक आपके यहाँ से। ठीक है, चलिए तो आपका 106वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि पहला प्रश्न है आपका एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, तो पूछा गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कहाँ स्थित है? तो NDDB का जो ये है आपके आनंद गुजरात में। कहाँ है NDDB? आनंद गुजरात में स्थित है साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका सुअर के मांस को क्या कहते हैं? तो सुअर के मांस को जो है आपके पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। और हम बात करें यहाँ से प्रश्न देखें तो मटन आपके भेड़ के मांस को कहते हैं। मटन किसके मांस को कहते हैं? भेड़ के मांस को। ठीक है, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं और बीफ जो है आपके गाय के मांस को कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। और बात करें बेनिसन जो है आपके हिरन के मांस को कहा जाता है। हिरन के मांस को कहा जाता है। और कौन हो गया आपका? सुअर हो गया साहब, सुअर हो गया। ठीक है, और डिटेल में आपको यहाँ दे रखा है कि गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को वफन या फ्लैश कहते हैं या फिर कारा बीफ भी कहा जाता है, बकरी के मांस को चेबन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं और नवजात बछड़े के मांस को व्हील कहा जाता है। और बात करें हम जंगली सुअर के मांस को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए जंगली सुअर, तो जंगली सुअर के मांस को क्या कहते हैं? तो जंगली सुअर के मांस को कहते हैं मेरे दोस्त ब्रोवन। क्या कहते हैं? ब्रोवन। जंगली सुअर के मांस को क्या कहते हैं? ब्रोवन कहते हैं। और ओनली सुअर के मांस पूछा जाए हमसे तो जो है पोर्क कहते हैं। और बात करें हमसे जंगली सुअर की भी ना पूछा, आपसे पूछ लिया नमकीन सुअर। ठीक है, नमकीन सुअर के मांस को क्या कहते हैं? तो नमकीन सुअर के मांस को कहते हैं मेरे दोस्त बैकन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकन कहते हैं, बैकन। तो बैकन तो हो जाएगा आपका नमकीन सुअर और ब्रोवन हो जाएगा आपका जंगली सुअर। और बात करें पोर्क आपका हो जाएगा सुअर। ठीक है, देसी सुअर। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108वां, देश की प्रथम ऑनलाइन पशुगणना किस पशुगणना को कहा जाता है? तो जो ऑनलाइन पशुगणना हुई, यानी कि हम कहें डिजिटल पशुगणना, आपकी 20वीं पशुगणना हुई थी, डिजिटल पशुगणना। और इसी पशुगणना में आपके जो है तो साथियों 20वीं पशुगणना आपकी डिजिटल पशुगणना हो जाएगी, है ना। और वैसे बात करें अपन कि पशुगणना की शुरुआत कब हुई थी आपकी, तो पशुगणना की शुरुआत होती है आपके 1919-20 में। 1920 में जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और उसके बाद से आपकी पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में करवाई जाती है। वैसे डिजिटल पशुगणना आपकी 20वीं पशुगणना है। ठीक है, और ये 20वीं पशुगणना हुई कब थी? तो ये 20वीं पशुगणना आपके 2019 में। ठीक है, अच्छा साहब 2019 में 20वीं पशुगणना हुई, तो 19वीं पशुगणना कब हुई थी? तो 19वीं पशुगणना हुई थी आपके ये हुई थी आपके 2012 में।
अब 2012 से और 19 तक तो टाइम ज़्यादा हो गया, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। तो मेरे दोस्त ये जो है 17 में कुछ शायद प्रस्तावित हुई थी, 18 में जो है प्रारंभ हुई और 19 में जो है ये पूर्ण हुई थी। इस प्रकार से इसमें टाइम लगा था। तो इस ऐसे इसको जो है इतना टाइम लगा और फिर इसमें जो टाइम का गैप आया ना, इस वजह से आया है। ठीक है। और बात करते हैं कि राजस्व विभाग अजमेर द्वारा करवाई जाती है। करवाता कौन है? तो राजस्व विभाग अजमेर करवाता है। ठीक है, राजस्व विभाग जो है अजमेर करवाता है इसको। ठीक है, चलिए बात करें 20वीं पशु गणना में। एक प्रश्न और आपका बता दूं कि देश में कुल पशुधन में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? तो कुल पशुधन में वृद्धि हुई है आपके 4.6% की जो है 20वीं पशु गणना में वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न और बनता है जो आपके लिए आना चाहिए कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है आपका डूंगरपुर। ठीक है, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला, सर्वाधिक पशु घनत्व किसका है? तो ये है आपके डूंगरपुर का। डूंगरपुर का कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 433। ठीक है, जबकि पूछा जाए, देखा जाए न्यूनतम पशु घनत्व किसका है, तो न्यूनतम हो जाएगा आपका न्यूनतम हो जाएगा आपका जैसलमेर का। जैसलमेर का कितना हो जाएगा? तो ये है आपका 62 हो जाएगा साहब। ठीक है, तो सर्वाधिक आपका डूंगरपुर का, सर्वाधिक पशु घनत्व किसका हो जाएगा? डूंगरपुर जिले का 433। ठीक है, न्यूनतम किसका हो जाएगा? जैसलमेर जिले का 62। अच्छा, करवाता कौन है? तो ये पशुपालन राजस्व विभाग अजमेर करवाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में करवाता है। 1919 में शुरुआत हुई थी और जो है आपके जो अंतिम पशु गणना है आपकी 20वीं पशु गणना है, जो कि आपके 2019 में कंप्लीट हुई, 2019 में हुई। इससे पहले आपके 2012 में हुई थी और जो कुल पशुधन में वृद्धि हुई है वो 4.6% की वृद्धि हुई है। और अब आपकी जो प्रस्तावित हो चुकी है तो ये आपके 2024 में होने वाली है ना। तो 2024 में आपकी 21वीं पशु गणना होने वाली है, जो कि आपके इसका डाटा तो अभी लेट आएगा और आपके 26-27 की जो वैकेंसी होगी उनमें आपसे डाटा पूछा जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे याद रखिएगा 2024 में आपके जो है 21वीं पशु गणना होने वाली है। चलिए बड़े 109वां प्रश्न है, रिफ्यूज विधि संबंधित है। तो रिफ्यूज विधि आपके गाय को नीचे गिराने के लिए काम ली जाती है। गाय को नीचे गिराने के लिए जो है रिफ्यूज विधि काम में ली जाती है। नेक्स्ट है आपकी भेड़ में समागम यानी मैटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ में मैटिंग की क्रिया जो है आपके टपिंग कहलाती है। टपिंग कहलाती है। मुर्गी गाय भैंस बकरी में समागम की क्रिया सर्विंग कहलाती है। मुर्गी गाय भैंस बकरी सर्विंग करते हैं और घोड़े में जो है कवरिंग होता है, घोड़ा कवर करता है, सुअर जो है कपलिंग करता है, कप कपा देता है। सुअर कप कपा देता है, सुअर क्या करता है? कप कपा देता है, घोड़ा कवर कर लेता है और मुर्गी गाय भैंस जो है सर्विंग करती है, सर्विंग करती है। ठीक है, जबकि अपनी भेड़ क्या करती है? भेड़ जो है टफिंग करती है, यानी रैम और लैम्बिंग करते हैं। ठीक है, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बताऊं क्या वो? चलिए बता देता हूँ। तो ये आप ट्रिक देख रहे हैं, ये ट्रिक है आपकी भेड़ की जो है सारी शब्दावलियों को आपको याद करवाने वाली है। एक बार पढ़िए इसको अच्छे से, मेरे साथ में पढ़िए। रैम और ईव, रैम और ईव क्या करते हैं? इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। तो रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक का एक अर्थ निकलने वाला है। रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी, लैम्बिंग होगी तो लैम्ब मिलेगा, लैम्ब मिलेगा तो क्या बनेगा? तो फ्लॉक बनेगा, फ्लॉक बनेगा तो हमें बहुत सारा मटन मिलेगा। फिर से पढ़िए, रैम और ईव दोनों टपिंग करेंगे, टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी, लैम्बिंग होगी तो लैम्ब मिलेगा, लैम्ब मिलेगा तो फ्लॉक बनेगा और फ्लॉक बनेगा तो क्या मिलेगा? मटन मिलेगा सब। ठीक है, तो अब इनका अर्थ जान लेते हैं। तो रैम कौन है? रैम हो जाएगा आपका नर भेड़, नर भेड़ जो है रैम कहलाता है। और ईव जो है आपकी मादा हो जाएगी, ईव कौन हो जाएगी? मादा हो जाएगी और रैम जो है नर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रैम और ईव क्या कर रहे हैं आपके? रैम और ईव जो है टपिंग कर रहे हैं, टपिंग कर रहे हैं यानी कि समागम की क्रिया को कहते हैं अपन टपिंग। यानी टपिंग करना क्या होता है? समागम, या फिर हम कह सकते हैं सीधा सीधा बात करें, सेक्स करने की जो क्रिया होती है। ठीक है, समागम की क्रिया हो रही है। तो जब समागम की क्रिया होगी तो क्या होगा? लैम्बिंग होगी, लैम्बिंग होगी। और लैम्बिंग किसे कहते हैं? तो लैम्बिंग कहते हैं मेरे दोस्त भेड़ में जो बच्चे देने की क्रिया होती है ना, बच्चे देने की क्रिया, बच्चे देने की क्रिया, बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। तो इन शब्दावली से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, इसलिए आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे देने की क्रिया होती है भाई, समागम हुआ,
नर और मादा मिले, समागम किया दोनों ने, ठीक है, तो लैम्बिंग हुई, यानी बच्चे देने की क्रिया होगी उसके बाद में, सभी जानते हैं। उसके बाद में क्या होगा, अब बच्चे देने की क्रिया होगी तो बच्चा मिलेगा, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। अब लैम्ब बच्चे हो गए, बच्चे हो गए तो क्या बनेगा, फ्लॉक बना। फ्लॉक से मतलब ग्रुप, तो भेड़ के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। अच्छा, अब ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया तो हमारे किस काम का ग्रुप, हमें तो क्या चाहिए, मटन चाहिए, ऊन चाहिए, जो भी, तो मटन मिलेगा, मतलब कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं, ठीक है। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। आगे समझ में, फिर से देख लीजिए एक बार पूरा इस प्रकार से, है ना, कि प्रश्न था आपका, प्रश्न को बहुत ही बढ़िया व्याख्या के साथ आपके साथ मैंने साझा किया है कि रैम और ईव टपिंग करेंगे तो लैम्बिंग होगी, तो लैम्ब मिलेगा, तो फ्लॉक बनेगा, तो हमें बहुत सारा मटन मिलेगा। रैम हो गया आपका नर भेड़, ईव हो गई आपकी मादा भेड़। अच्छा, टपिंग यानी कि समागम की क्रिया, सेक्स की क्रिया, ठीक है, तो समागम करेंगे, समागम के बाद आपकी लैम्बिंग होगी, यानी कि बच्चे देने की क्रिया होगी, यानी कि जो भेड़ में बच्चे देने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है। अच्छा, तो लैम्ब मिलेगा, लैम्ब मिलेगा यानी भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहते हैं, तो फ्लॉक बनेगा यानी भेड़ के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, तो बहुत सारा मटन मिलेगा यानी भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। चलिए बढ़े आगे, कैसी लगी ट्रिक ज़रूर बताना, और इससे आपको कितना लाभ मिला वो भी बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे। अच्छा, इसी से आपसे भेड़ से चलिए एक प्रश्न दे दिया जाता है आपको, तो आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में एक भेड़ से आपसे एक बढ़िया सा प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मैं आपको दे देता हूँ। पेल्ट के लिए जो भेड़ पाली जाती है वो कौन सी भेड़ पाली जाती है, पेल्ट के लिए, पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ जो है भेड़ पाली जाती है, ये है आपका प्रश्न। पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ जो है पाली जाती है। पेल्ट वैसे होता क्या है, मैं आपको बता दूं, पेल्ट जो है मेमनों को कुछ ही दिनों की उम्र में मारकर उनसे घुंघराले बालों की जो खाल प्राप्त होती है उसे कहते हैं पेल्ट, है ना। आप सर्दियों में जो महंगे महंगे वस्त्र पहनते हैं ना, उनमें आपके पेल्ट आते हैं, यूज होती है, यानी कि मेमनों यानी छोटे बच्चों की जो खाल होती है, जिन पर घुंघराले बाल आए हुए होते हैं, वो खाल होती है। तो बताइएगा कि पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ को, भेड़ की नस्ल को पाला जाता है, आपको आंसर देना है कॉमेंट में, ठीक है। चलिए पढ़े आगे, आ जाए। 111वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से ऊँट की कौन सी नस्ल भारतीय सेना हेतु उपयोगी होती है। तो भारतीय सेना आपके जैसलमेरी ऊँट को जो है उपयोग में लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, गाय में गर्भधारण की पहचान किस विधि के द्वारा की जाती है। तो गाय में गर्भधारण की जो पहचान की जाती है वो आपके रेक्टम पाल्पेशन विधि से की जाती है। कैसे की जाती है, गर्भधारण हुआ है कि नहीं हुआ, जब गाय के गर्भधारण की पहचान की जाती है तो उसमें आपके रेक्टम पाल्पेशन विधि काम में ली जाती है। बदियाकृत सुअर क्या कहलाता है। तो बदियाकृत सुअर आपका स्टेज या फिर हॉग, ये दोनों ही शब्द जो है बदियाकृत सुअर को समर्पित है साहब। बदियाकृत गाय के नर को जो है बुल्लॉक कहते हैं, स्टीर कहते हैं, और भैंस को भी बुल्लॉक कहते हैं, भेड़ को बीडर कहते हैं, बकरी को बीडर कहते हैं, घोड़ा को जेल्ड कहते हैं, और मुर्गी कैपन कहलाती है, ठीक है। चलिए, अयन के ग्रंथि सिस्टम में दूध एकत्रित करने की क्षमता कितनी होती है। तो अयन के ग्रंथि सिस्टम में दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है आपके 500 से 600 ग्राम जो है अयन जो है दूध को इकट्ठा कर सकता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु दही जमाने में उपयोगी है। तो जीवाणु जो है आपका, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, तो ये तो तीनों ही जो है आपके, तीनों ही जीवाणु दही जमाने में उपयोगी होते हैं, ठीक है। चलिए, भारवाहक पशु को हल्के कार्य के लिए कितना दाना देना चाहिए। तो भारवाहक पशु को हल्के कार्य करने के लिए आपके 1 से 1.5 kg जो है आपका दाना देना चाहिए। मांस के लिए मुर्गियों का पालना क्या कहलाता है। तो मांस के लिए आपके ब्रॉयलर्स पाला जाते हैं, ब्रॉयलर्स कहा जाता है जो मुर्गी मांस के लिए पाली जाती है, और जो अंडों के लिए पाली जाती है वो लेयर्स कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है सब। अंडे हेतु मुर्गी को पालना लेयर्स कहलाता है। 1 दिन से 4 सप्ताह के चूजे को पालना ब्रूडिंग, 4 से 8 सप्ताह के चूजे को पालना रियरिंग, और 8 से 20 सप्ताह के चूजे को पालना ग्रोअर प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। चलिए, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से आपकी 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। चलिए, 119वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चारे में कच्चे रेशे की मात्रा कितनी होती है। तो चारे में कच्चे रेशे की मात्रा आपके 18% से जो है ज़्यादा पाई जाती है कच्चे रेशे की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 120वां प्रश्न है, नवजात बछड़े को खीस नहीं मिलने पर क्या दिया जाता है। भाई खीस नहीं मिल रहा है तो क्या देंगे हम। तो तब आपके अरंडी का तेल उसे दिया जाता है। अगर नवजात बछड़े को खीस जो है नहीं मिल रहा है तो आपको अरंडी का तेल दिया जाता है। और अच्छा, खीस कितना पिलाना चाहिए, खीस कितना पिलाना चाहिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है साहब। खीस कितना पिलाना चाहिए नवजात बछड़े को, ठीक है। खीस रेचक व रोग प्रतिरोधकता होता है एवं विटामिन ए का स्रोत होता है। यदि खीस नहीं हो तो नवजात के पेट साफ के लिए आप अरंडी का तेल जो है उसको दे दीजिएगा।
चेतक किसकी किस्म है? तो चेतक आपके रेंज की जो है किस्म है, रेंज का जो है उसकी किस्म है चेतक। गाय व भैंस का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान आपके गाय भैंस का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है साहब। पशु में गलघोटू रोग कारक है, तो पशु में गलघोटू रोग का रोग कारक पास्चुरेला माल्टोसिडा होता है। पास्चुरेला माल्टोसिस होता है। पास्चुरेला माल्टोसिडा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके गलघोटू रोग का रोग कारक है साहब। रानीखेत रोग सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया था? तो ये आपके मुर्गियों में होता है और ये सर्वप्रथम आपके उत्तराखंड में खोजा गया था। ठीक है। पशु प्लेग वायरस के खोजकर्ता थे, तो पशु प्लेग वायरस के खोजकर्ता आपके निकोली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पशु प्लेग के खोजकर्ता निकोली हो जाएंगे, निकोली। खुरपका मुपका यानी एफएमडी रोग के टीके की प्रतिरक्षा अवधि होती है, तो प्रतिरक्षा अवधि होती है आपकी 6 माह, यानी कि इसीलिए तो इसे वर्ष में जो है 2 बार दिया जाता है। वर्ष में 2 बार इसको एफएमडी का टीका लगाते हैं अपन। एफएमडी का टीका जो है वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रतिरक्षा अवधि होती है वो 6 मंथ की होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रसार शिक्षा का जन्म 1873 में किस देश में हुआ था? तो प्रसार शिक्षा का जन्म आपके इंग्लैंड में हुआ था। 1873 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 128वां कि मित्रता होती है आपकी अनौपचारिक। मित्रता कैसे होती है? अनौपचारिक होती है साहब मित्रता। ठीक है। किसान नेता बलदेव मृदा की याद में आयोजित पशु मेला, बलदेव पशु मेला आपके लगता है। ठीक है। तो बलदेव पशु मेला आपके बलदेव मृदा की याद में लगाया जाता है। और कहाँ लगाया जाता है? ये लगता है आपके मेड़ता नागौर में साहब। मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर में बलदेव पशु मेला लगता है। और अपन बात करें कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा पशु मेला लगता है आपके झालारा पाटन में। झालारा पाटन में लगता है। झालारा पाटन। ठीक है। झालारा पाटन में आपके चंद्रभागा पशु मेला हो जाएगा। बलदेव पशु मेला आपके मेड़ता नागौर में। और हम बात करें गोमती सागर पशु मेला, तो गोमती सागर पशु मेला आपके लगता है झालावाड़ में। ठीक है। तो गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालावाड़ में साहब। ठीक है। और जसवंत पशु मेला की बात करें तो जसवंत पशु मेला आपका जो है भरतपुर ज़िले में अपने सीएम के यहाँ से लगता है, ये मान लीजिए आप। ठीक है। तो भरतपुर में आपके जो है जसवंत पशु मेला लगता है। ठीक है। याद हो गए चारों ऑप्शन? गोमती सागर और चंद्रभागा झालारा पाटन, और गोमती सागर आपका झालावाड़ में, बलदेव आपका मेड़ता नागौर, और जसवंत आपका भरतपुर में लगता है। चलिए बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 130 है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में समय कितना लगता है? तो वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में आपके समय 60 दिन का समय लगता है, यानी 2 मंथ का समय आपको लग जाता है साहब। गाय भैंस भेड़ बकरी में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपके मनुष्य के बराबर होती है। 32 दांत मनुष्यों में भी, और गाय भैंस भेड़ बकरी में भी आपके 32 दांत पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले पशु में ऊपरी जबड़े में ऊतकों की परत क्या कहलाती है? तो जुगाली करने वाले पशु में जो जबड़ों के ऊपर की जो ऊतकों की परत होती है वो कहलाती है आपकी डेंटल पोर, यानी दंत्योपूर कहते हैं, जैसे डेंटल पोर कहते हैं, दंत्योपूर कहते हैं। ठीक है। दूध एवं दूध उत्पाद आदेश कब लागू हुआ था? तो दूध एवं दूध उत्पाद आदेश जो है आपके 1992 में लागू हुआ था। कब हुआ था साहब? 1992 में। राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी आपके 1977 में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना होती है 25 मार्च 1998 में, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में होती है। तो राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 याद रखना। ठीक है। राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977। बात करें राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना होती है आपके 25 मार्च 1998। 1977 डेयरी फेडरेशन विकास बोर्ड यानी पशुधन विकास बोर्ड आपके 1998, और 1965 में आपके डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना होती है। ठीक है। चलिए चिचड़ी ज्वर का अन्य नाम आपको बताना है। तो चिचड़ी ज्वर के आपके बेबिसियोसिस भी इसको कहते हैं, टैक्सो फीवर भी इसको कहते हैं, और पायरोप्लाज्मोसिस भी इसको कहते हैं। पायरोप्लाज्मोसिस भी चिचड़ी ज्वर को कह सकते हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। उनका मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? तो उनकी मुख्य प्रोटीन होती है आपके कैरोटीन। उनकी मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? कैरोटीन होती है साहब। चलिए अच्छा, गोगामेडी पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो गोगामेडी पशु मेला आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है। हनुमानगढ़ में आपका गोगामेडी पशु मेला लगता है। बात करें झालावाड़ में, तो मैंने अभी बताया था आपको आपका गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है। नागौर मेड़ता नागौर में आपके जो है श्री बलदेव पशु मेला, नागौर में ही आपके श्री रामदेव पशु मेला हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में था, अब बाड़मेर की बजाय बालोतरा में आ गया है। ठीक है। बालोतरा में। ठीक है। चलिए घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? तो घोड़ी का गर्भकाल आपके 11 माह 11 दिन का होता है। 11 11
11 माह 11 दिन का जो है घोड़ी का गर्भकाल होता है सब। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ऑटोक्लेव में भाप का दाब कितना होता है? तो ऑटोक्लेव में भाप का दाब 5 पाउंड होता है। कितना होता है? 5 पाउंड जो है ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है सब। 141वां प्रश्न आपका, पशु द्वारा सुम का अथवा फिर अन्य पशु का मल खाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको क्रोपोफेजिया। क्रोपोफेजिया उसको जब हो जाता है तो वो या तो सोम का मल खाता है या फिर अन्य पशु का मल खाने लगता है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद जरूर रखना आप, ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलने की पूरी संभावना मैं कहता हूँ। तो क्रोपोफेजिया सामान्यतः खरगोश में पाया जाता है। वैसे पशु द्वारा मिट्टी खाना जियोफेजिया कहलाता है। और पशु जब मिट्टी खाता है, ज़्यादातर खाते हैं, तो जियोफेजिया तो ज़्यादातर पशु को होता है। हम देखना जब बछड़े होते हैं आपके, भैंस वगैरह आप रखते हैं, तो उनके बछड़ों को देखना वो मिट्टी खाते थे, उनके लिए आपके मुँह पर एक मच्छी का जैसे बोलते हैं रस्सियों का वो बांध दिया जाता है मिट्टी खाने से रोकने के लिए। तो उस प्रोसेस को जियोफेजिया कहते हैं। और जो मल को खाते हैं सुम के या अन्य पशु के, तो वो होता है आपके क्रोपोफेजिया। और ज़्यादातर ये खरगोश में पाया जाता है, ठीक है। कलिंग, कलिंग जो है अवांछित पशु को समूह से हटाना, वो होता है कलिंग। अवांछित पशु को समूह से, ग्रुप से एक पशु को अलग कर देना, वो होता है कलिंग, ठीक है। चलिए 142वां प्रश्न कि गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा आपके 16.42% होती है। बकरी की आवाज़ करना ब्लीट कहलाता है। ब्लीट जो है, बकरी जब आवाज़ करती है तो वो क्या कहलाती है? ब्लीट कहलाती है साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 144वां आपकी स्क्रीन पर। दूध में प्राकृतिक अम्लता किन किन कारणों से होती है? तो दूध में प्राकृतिक अम्लता आपके फास्फेट साइट्रेट लवण के कारण भी हो सकती है, कैसिन एल्ब्यूमिन के कारण भी हो सकती है, और दूध में घुली CO2 के कारण भी आपको दूध में जो है अम्लता मिल सकती है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में ऊँटों की संख्या कितनी थी? तो 20वीं पशु गणना में आपके राजस्थान में ऊँटों की संख्या थी 2.12 लाख। 2.12 212 212 212, ठीक है। चलिए शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट जानने हेतु उपयोगी परीक्षण है। तो शुद्ध घी में जो है वनस्पति तेल की मिलावट जानने के लिए आपके MBR टेस्ट किया जाता है, यानी कि मॉडिफाइड बीवर्ट रिसर्च टेस्ट। मॉडिफाइड बीवर्ट रिसर्च टेस्ट किया जाता है। अगर शुद्ध घी में कोई वनस्पति तेल मिलाता है तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? MBR टेस्ट करेंगे। बाकी हंसा परीक्षण आपको दूध में जो भैंस के दूध में गाय और भैंस का दूध का अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसके लिए आपका हंसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका, भारत में भेड़ की सर्वाधिक लंबी नस्ल कौन सी है? तो भारत में भेड़ की सर्वाधिक लंबी नस्ल आपकी नेल्लौरी। नेल्लौरी जो है सर्वाधिक लंबी नस्ल है। कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद से विकसित मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो हैदराबाद से विकसित मुर्गी की नस्ल है आपकी PD2। PD2 जो है कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद से विकसित की गई है, PD2, ठीक है। किस पशु को रोमंती पशु माना जाता है? तो रोमंती पशु आपकी बकरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 50 यानी 150वां प्रश्न 150वां कि मक्खन में वसा प्रतिशत कितनी होती है? तो मक्खन में वसा परसेंट आपकी 80% जो है वसा पाई जाती है मक्खन में, फैट पाई जाती है 80%, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 150 प्रश्न कंप्लीट साथियों। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो पूछा करिए, कमेंट में करिए, ठीक है। और जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे उनके जवाब जरूर देना। ये ट्रिक कैसी लगी आपको, इसका भी आपको रिप्लाई देना है। ट्रिक अगर अच्छी लगी तो जरूर कमेंट में आप टाइप इसको करें और याद करें, ठीक है। बाकी आपसे पूछा गया था पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ पाली जाती है, तो ये आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो बढ़े आगे। बाकी हम जो है ये राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के लिए एक क्लास जरूर देंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देंगे। कहानियों के तौर पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से क्लास देंगे इसकी, है ना। तो उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो साथियों कैसी लगती है क्लास ज़रूर आप रिप्लाई करिएगा और बताइएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता है। जब आप बताते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है मॉडल पेपर नंबर 13। अगला हमारा मॉडल पेपर रहेगा 14 नंबर का, ठीक है। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।